नमस्कार, मैं ऋचा त्यागी 10 न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत करती हूँ हील एंड ग्रो विद ऋचा त्यागी के सभी दर्शकों का। जैसा कि आज का हमारा विषय है आम जन के साथ मीडिया के दरकते हुए रिश्ते। आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता के बारे में और इससे अच्छा क्या होगा कि इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हों वरिष्ठ पत्रकार श्री शंभुनाथ सर। नमस्कार। बहुत स्वागत है 10 न्यूज़ नेटवर्क पर आपका। सर आपका एक बहुत लंबा समय रहा है पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं आप आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो जब आपने ये शुरू किया था तब और आज के समय में आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, तब सिर्फ न्यूज़पेपर्स होते थे। जो मीडिया जी का ऑरा आज टेलीविज़न का है, वो उस वक़्त नहीं था। हम जी जो न्यूज़ देते थे, वो हमें पता होती थी कि अगले 24 घंटे तक चलने वाली है। यानी जी अखबार जब छपेगा और अगले दिन जब नया अखबार आएगा, तब वो न्यूज़ जी खत्म होगी, तब तक वो चर्चा में रहेगी। इससे न्यूज़ का स्थायित्व ज़्यादा था। अब फटाफट न्यूज़ जी है। न्यूज़ आई, एयर जी हो गई, वो गलत है या सही, इसका इसकी जवाबदेही किसी को नहीं होती। उसमें जी कितने फैक्ट चेक किए गए हैं, तो ये जवाबदेही किसी के पास नहीं होती। जबकि हम लोगों के वक़्त फैक्ट चेक करने पड़ते थे, वरना अगले दिन पाठक घेराव भी कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। अखबार में पूछताछ होती थी, संपादक से लेकर डेस्क तक एक बड़ी लंबी चेन होती थी, जो हर एक स्तर पर फैक्ट को चेक किया जाता था। तो खबरों की रफ्तार धीमी थी, अब रफ्तार बढ़ी है, लेकिन खबरों के जो फैक्ट हैं, कितना सच्चाई है, कितना नहीं है, इस पर कुछ नहीं कहा जा जी सकता है। तो अभी जो आपने विषय उठाया है कि मीडिया के दरकते रिश्ते लोगों के साथ में जी या अपने जी दर्शकों या पाठकों के साथ, उसकी एक जी वजह तो यही है कि हम सिर्फ सुनी-सुनाई बातों के आधार पे ही खबर को मान लेते हैं। कभी कोशिश नहीं जी करते कि उसकी तह में जाएँ कि अब सोशल मीडिया पर फेसबुक या ट्विटर पे कोई खबर आ गई और हमने उसको खबर मान लिया और उसको प्रसारित कर दिया। अब होता ये जी इससे एक तरह का अखबार मीडिया के प्रति लोगों में ये लगता है कि ये तो कुछ भी लिख देंगे, जुड़ गया कुछ भी आ गया इनका कुछ मतलब कुछ तय नहीं है, अविश्वास जी विश्वास इसलिए दरक रहा है। दूसरे जी कुछ पत्रकारों ने इसे धंधा भी बनाया है, इसमें भी कोई शक नहीं। वो जिस तरह से जी इसको बिल्कुल ब्लैकमेल के तौर पे इस्तेमाल करने लगे हैं, उसमें ज़ाहिर है वो ट्रेडिशनल पत्रकार नहीं होंगे या जो ट्रेनिंग पाकर आए हैं जर्नलिस्ट वो नहीं होंगे। अब हर कोई वीडियो बना ले रहा है, हर कोई कहीं भी जाकर के किसी भी बात पे वीडियो बना लेता है, कहीं जाके किसी भी सवाल को उठा देता है। तो पुलिस या प्रशासन के लोग भी उनको लगता है कि ये तो इनका काम ही हो गया है इस तरह आना, तो वो भी जी अपने स्तर पे चीज़ों को फैलाते हैं कि र्यूमर फैलाते हैं कि साहब वो तो पैसे माँग रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। उसमें फिर सभी के साथ यही होता है। अकेले उस जो यूट्यूबर के साथ नहीं, बल्कि उनके साथ भी होता है जो सीरियसली जर्नलिज़्म कर रहे हैं। जी। जी जी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदारी सरकार की भी होती है, पत्रकारों की भी होती है और एक तरह से देखा जाए तो मीडिया संस्थानों की भी होती है। क्यों क्यों अपने मीडिया संस्थानों में इस तरह से संपादक को ये अधिकार नहीं देते हैं कि वो तय कर सके कि ये खबर जाने लायक है कि नहीं है। कई बार जी मीडिया संस्थान के जो आजकल चूँकि मैनेजमेंट बहुत हावी हो गया है, वो बहुत सारी खबरों पे अपने स्तर रोक देता है या संपादक को कहेगा कि आप ये खबर इस खबर को ही छापो क्योंकि इससे हमें विज्ञापन रेवेन्यू आने वाला है। पेड तो न्यूज़ ये इसी किस चीज का दबाव है कि ये संपादक पे या ये किस चीज का दबाव है पत्रकार पर? कई तरह के दबाव है। एक तरह तो रेवेन्यू का दबाव है। देखो हम आपको तनख्वाह देते हैं तो हमें रेवेन्यू चाहिए, पैसा आना चाहिए। पैसा आना चाहिए तो जी जो खबर मैनेजमेंट कहे, वो खबर छपनी चाहिए क्योंकि वो विज्ञापन से रिलेटेड है। अब जब मैनेजमेंट या मालिकान या कोई भी इस तरह का दबाव डालेगा, तो जो निचले लेवल का पत्रकार है, वो सोचेगा अगर ठीक है किसी अपनी मनचाही खबर को वो छपवा रहा है, तो हम भी अपनी मनचाही खबर छाप लेते हैं। तो ये जो एक अ, अविश्वास भी है, एक कहना चाहिए खबरों के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी भी है
इन सब का असर दिखाई पड़ता है और इसी कारण पब्लिक को लगता है या पाठक को लगता है कि हम जो खबर देख सुन या पढ़ रहे हैं उसकी विश्वसनीयता कितनी है। जी। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि एक प्रेशर में भी पत्रकार है और एक कहीं न कहीं उसका जो पैसा और पावर का भी प्रभाव उस पर पड़ रहा है। इसको भी आप मानते हैं? देखिए, प्रेशर में तो है पत्रकार, इसमें कोई शक नहीं। जी, वो प्रेशर जी, मीडिया संस्थानों का है, नहीं मीडिया संस्थान के प्रबंधन का है। वो प्रेशर कहीं न कहीं राजनेताओं का मीडिया संस्थानों के प्रबंधन पे पड़ता है कि हमारे अनुकूल खबर दी जाए, तो हम विज्ञापन देंगे। ये भी तो है जी, ना? तो एक तो जी, प्रेशर ये हो गया कि मीडिया संस्थानों का है। दूसरा, जो पत्रकार आज घुस आए हैं, वो खुद भी सोचते हैं अगर मीडिया संस्थान का मालिक या मैनेजमेंट नेताओं की चापलूसी कर रहा है, नेताओं की वंदना कर रहा है, तो हम खुद अपने स्तर पे क्यों ना कहें? क्यों ना करें? जी, जी, ऐसा भी होता है कि खुद संपादक या खुद उसके जो एंकर है, टीवी के जो बड़े-बड़े मने प्रबंध संपादक आदि जो बैठे हुए हैं, वो खुद ही जाकर के नेताओं की चरण वंदना करने लगते हैं। ऐसे में फिर सच खबर कैसे दिखाएँगे आप? फिर तो वही खबर दिखाएँगे जो वो नेता चाहेगा, जो वो मीडिया संस्थान चाहेगा और जिसमें हमारी कमाई हो। जी। तो जैसे सर लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ माना जाता है। तो ये आवाज़ है आम जनता की। तो अब आम जनता की आवाज़ ही अगर पत्रकार ही दबा रहा है, तो सत्ता पक्ष को कौन जो उसकी सही या गलत बातें हैं या जो भी वो कर रहा है, उस तक कैसे पहुँचेंगी? देखिए, जो कुछ भी चल हमारे देश में जर्नलिज्म 2-3 तरीकों का रहा है। एक तो आज़ादी के जी, पहले का जर्नलिज्म थी। जब जी, माना जाता था कि पत्रकार का काम है त्याग के साथ जर्नलिज्म करना, यानी ऐसी पत्रकारिता करना जिसमें वो अगर सर्वस्व त्यागना पड़े, जेल जाना पड़े तो जेल जाने को तैयार रहता था। तब तो जी, अखबारों में विज्ञापन छापते थे कि भई ऐसे संपादक की तलाश है जिसको सिर्फ़ भुने हुए चने खाने को मिलेंगे और एक पैर उसे जेल में जाना ही पड़ेगा, यानी सरकार के खिलाफ। सरकार तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिशर्स के जी, खिलाफ एक तरह का ये था। आज़ादी जी, के कुछ दिनों बाद तक ये रहा कि हम जो है सरकार के खिलाफ रहेंगे। तो अब सरकार ने भी दबाव डाला कि अब तो भई सरकार बदल गई है, आज़ाद भारत की सरकार है, तो आप हमारे जी, अनुकूल जो हम चाहते हैं वैसी बातें रखी जाएँ। तो जी, पत्रकारों को इसमें भी थोड़ा दबाव में आए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो एथिकल वैल्यूज़ थे, जो जर्नलिज़्म के वैल्यूज़ थे, वो बने हुए थे। इससे उतना बिगड़ा नहीं, जितना जी, स्वरूप 1980 और 90 के बाद हम देखने लगते हैं। क्योंकि जी, बिल्कुल। पत्रकारिता में भी बहुत सारी मतलब जैसे संविधान बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानता कि वो कहता है हमें जाति विहीन, हमें रंग विहीन, हमें धर्म विहीन चीज़ों को संविधान बनाया जाना चाहिए। जी, जी, 1990 के बाद वो स्थितियाँ बदल गईं और पत्रकारों पर भी एक शक शुबहा किया जाने लगा कि वो क्योंकि अमुक जाति का है इसलिए अमुक जाति की ही खबरें को छापेगा। तो वो एक तरह से तब से एक संशय में जर्नलिज्म आ गया और नेताओं ने लोगों के दिमाग में भर दिया कि अगर संपादक की जाति ये है, तो वो उसी जाति की खबरें छापेगा। उस समय तक चूँकि कुछ ही जाति विशेष के लोग पत्रकारिता में आते थे, उसकी वजह भी जी, थी, पैसा भी पत्रकारिता में कम था, पत्रकारिता में पैसा कभी नहीं रहा। आज भी कुछ गिने-चुने लोगों को जो चरण वंदना में लगे हुए हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, जी, किसी के पास पैसा नहीं है। पैसा तब भी जी, नहीं था, लेकिन उनकी जो विश्वसनीयता थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसको एक तरह से खतरे में डाल दिया गया। ये राजनेताओं ने बड़े सधे अंदाज में किया। इसका नतीजा हम आके देखते हैं फिर 2000 में 2000 के बाद जो आज का के दौर चल बाद, रहा बिल्कुल। है देखते हैं, जी, तो लगातार पत्रकारों का डिटोरिएशन हुआ है, उनकी साख गड़बड़ाई है और जब उन पर आरोप लगे तो जो एक तरह से विश्वसनीय पत्रकार माने जाते थे, वो भी एक तरह अंधेरे में आ गया, वो क्या जवाब दें? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं दिया जाता। दूसरे पत्रकारिता को फोर्थ पिलर कहते हैं, चौथा स्तंभ, लेकिन जी, इसके पास पावर क्या है? बाकी 3 खंभे जी, संवैधानिक विधायिका को पावर है, जी, न्यायपालिका को पावर है, न्यायपालिका। कार्यपालिका को पावर है, अधिकार है। जी, इसके पास अधिकार जी, कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक झूठा गर्व है। कि हम अहंकार में डूबे रहें कि हम पत्रकार हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। फैक्ट ये है कि कोई पत्रकार कुछ भी नहीं कर सकता है, जब वो सर अगर जन दबाव ना हो और जन दबाव का हाल ये है कि जनता भी कई खानों में बँट गई है। वो जी, आज के जो मीडिया संस्थान है, उन्होंने खुद ही विश्वसनीयता खो दी है।
तो जनता का भी उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसे में पत्रकारिता, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए हों, यानी स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हों या किसी संस्थान से जुड़कर पत्रकारिता कर रहे हों, विश्वसनीयता तो उनकी नहीं है। आज हम देखते हैं जो यूट्यूबर हैं, उनके बारे में अगर सरकार खिलाफ लिखते हैं तो कहा जाता है कि ये तो राहुल गांधी या जी, कांग्रेस के भक्त मीडिया है। सरकार के जी, सपोर्ट में लिखते हैं तो कहा जाए, कोई भी चीज सपोर्ट में चली जाती है तो उसे गोदी मीडिया फट से कह दिया जाता है। तो इस तरह के जो शब्दावली खुद पत्रकारों ने इजाद कर ली है, इसका नुकसान जो उन पत्रकारों को उठाना पड़ रहा है जिनकी एक साख बनी हुई थी और जो अरसे से जर्नलिज्म में जुड़े हुए थे। जी। जी। तो आज आप जो वास्तविक जो मीडिया की जो वास्तविकता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं आज के समय में? मैंने ये पहले भी बताया है कि मीडिया आज बहुत ज्यादा दबाव में है, सरकार के नहीं, दबाव जैसे में है। डिजिटल मीडिया अखबार भी बहुत से हैं जो डिजिटल उसमें आ रहे हैं। तो अब आपने जैसे बताया कि प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो आज किस तरह से उस प्रभाव से निकलें? देखिए, किस तरह से? डिजिटल मीडिया कुछ हद तक चीजों को बचा सकती है, क्योंकि वो वहां पत्रकार अपने मन की बात लिख देता है और उसमें डालता भी है। पर इस जी, डिजिटल मीडिया के भीड़ में सब तो शेर नहीं है, भेड़िए भी बहुत सारे हैं या सियार भी जी, बहुत सारे हैं, शेर और सियार के बीच जी, जंग चल रही है एक तरह से। तो वो आकर के सारा गड़बड़ कर देते हैं और ये तय करना मुश्किल होता है कि इस डिजिटल मीडिया के दौर में कौन सा जो मीडिया है, यानी कौन सा डिजिटल संस्थान है जो सही खबर दे जी, सकता है। हर एक अंधेरे में, एक जमाने में बीबीसी का बड़ा नाम था, लेकिन अब बीबीसी जी, खबरें देखते हैं तो लगता है वो भी, उसमें भी कुछ दम नहीं है, एक तरफा खबरें, यानी अगर ऐसी खबर होगी तभी छपेगी। दूसरे बहुत सारे निकले हुए हैं इस समय, तमाम सारे डिजिटल मीडिया चल रहे हैं, पर इनकी विश्वसनीयता जी, उनकी भी नहीं है। और पत्रकारों, वो चूंकि अखबार ही दरअसल जर्नलिज्म का एक बड़ा आधार था, अखबार। जी, अखबार जी, पहुंचता, अखबार भले मालिक चाहे तो भी अखबार में ज्यादा गड़बड़ी नहीं कर पाता था। प्रिंट मीडिया का चूंकि असर बहुत व्यापक होता है, 24 घंटे असर चलता है उसका, तो वो जिस जी, भले वो उसका क्षेत्र सीमित हो, लेकिन उसकी असर, खबर का असर पड़ता है। तो इस तरह का, अगर अब डिजिटल मीडिया तो इंटरनेशनल मीडिया हो गई, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के हम खोल सकते हैं, खोलकर पढ़ जी, सकते हैं, बिल्कुल। वहां से लिख भी सकते हैं। मैं भी पिछले दिनों करीब 5 महीने कनाडा में रहा, तो यहाँ मैं जो लिख जी, पढ़ रहा था बाकायदा चल रहा था, कुछ दिक्कत नहीं होती थी। इवन यहाँ की टीवी डिबेट्स में आ जाता था। टाइमिंग का डिफरेंस था, बाकी तो कुछ नहीं था। तो इसका जी, व्यापक तो हो गई है मीडिया, लेकिन जी, ये आज की मीडिया कारपोरेट घरानों के, कहना चाहिए, इशारे पे चलने लगी है। अभी आप देख रही होंगी, सुना भी होगा, कैसे बहुत सारे टीवी संस्थान कुछ कारपोरेट घरानों ने खरीद लिए। जी, बिल्कुल। जी, पहले ये बड़े व्यापारिक संस्थान या कारपोरेट घराने मीडिया से दूरी बरतते थे, उनको खरीदने या उनमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। अब जैसे इंडियन एक्सप्रेस था, मैंने तो शुरुआत ही वहीं से की, जनसत्ता से। वो जी, एक जो जन उसके मालिक थे, रामनाथ गोयनका, वो खुद एक सरकार के खिलाफ लड़ते थे और उनका मानना था कि व्यवस्था के खिलाफ लड़के ही हम पत्रकारिता को नए आयाम दे सकते हैं। जीवन भर वो जी, सरकार के खिलाफ लड़ते रहे और उसके लिए उन्होंने पूरा बलिदान किया। उनका एकमात्र ध्येय था अखबार निकालना और इस सरकार के खिलाफ यानी व्यवस्था की जो हमारी ऐसी चीजें जन विरोधी हैं उनके खिलाफ लड़ना। पर उनका कोई और जी, बिजनेस, दूसरे संस्थान जब अपने अपने बिजनेस लेके आते हैं, तो वो उनका एक तो उनका तरीका ये होता है कि हम अपने बिजनेस की रक्षा के लिए इस अखबार निकाल रहे हैं। तो दोनों में जी, फर्क समझना होता है। वो जी, संस्थान जी, जो अपनी रुचि से आए हैं और मानकर चलते हैं, हम व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे, व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, एक तो वो हो गए। दूसरे वो हो गए जो सोचते हैं कि हम अपने घराने को, जो हमारा व्यापारिक घराना है, उद्योग घराना है या कारपोरेट घराना है, उसको बचाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। अब तीसरा दौर ये आ गया है कि कुछ घरानों को चूंकि सरकारें भी प्रोटेक्ट करती हैं या कुछ अपोजिशन प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो भी उनके हित जी, होते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से मीडिया को खरीद लेते हैं या मीडिया को ब्राइब करते हैं। कुछ, अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रहे हैं, जिसे गोदी मीडिया कहा गया है, तो उतने ही बड़े, जी, उतनी उसी तरीके से कुछ लोग राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं। अंधभक्ति दोनों तरफ है, यानी न
मोदी के जी साथ है तो फिर भी अंधभक्ति उतनी है। ये स्थिति जी। है आज की। एक ही न्यूज को अलग अलग तरीके से भी प्रेजेंट किया जाता है। एक ही न्यूज को कुछ अलग तरह से दिखाएंगे, कुछ अलग तरह से दिखाएंगे। शायद इसके जाहिर है पीछे भी कारण यही है। जब जाहिर है कि एक खबर वो है जो किसी एक नेता या किस मान लीजिए सत्ता पक्ष के अनुकूल है, और जी दूसरा उसी खबर को विपक्ष के अनुकूल बना देगा। अब जैसे राहुल की जी पदयात्रा है, इसको लेकर के जी जी कुछ सरकार कुछ और कहती है, और वो कुछ सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी कुछ और कहती जी है, और जी कांग्रेस जी पार्टी कुछ और कहती है। वो उसे जी प्रचारित करते हैं कि पदयात्रा कर रहे हैं, ये इसे प्रचारित करते हैं कि पदयात्रा नहीं नाटक है। तो ये अब ऐसे में पत्रकार कौन सी खबर देगा? अगर मान लीजिए वो लिखता है वाकई कुछ चीजें नाटकीय प्रतीत होती हैं, अगर वो नाटक लिख देगा तो कांग्रेसी या हो सकता है बहुत सारे वाम दल उसको उसके पीछे दौड़ने लगेंगे। अगर वो लिख देता है कि नहीं ये वाकई लोग जुड़ रहे हैं, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे ये तो राहुल भक्त है। तो ऐसे में ये जी तय करना कि वो पत्रकार की क्या स्थिति है, उसको कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। तो वो भी सोचता है कि बहती गंगा में हाथ धो लो भैया, जो चल रहा है चलने दो। तो ये जी स्थिति होगी। जी। अभी जैसे हम डिजिटल मीडिया की बात कर रहे थे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर हम बात करें, तो एक बहुत सिंपल सी साधारण से न्यूज को भी कई बार बहुत बढ़ा चढ़ा के अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। बहुत सिंपल, मतलब सनसनीखेज तरीके से उसको बनाया जाता है। तो उसके पीछे एक पत्रकार की क्या सोच होती है? देखिए उनकी वो एक जो जैसे डिजिटल मीडिया है, यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया है जिसमें यूट्यूबर आ जाएँगे, डिजिटल भी आ जाएगा और फेसबुक, ट्विटर भी आ जाएँगे। ये सब अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। फेसबुक यूजर्स को लगता है अगर हमें लाइक नहीं मिला तो क्या फ़ायदा? ट्विटर वाले को लगता है जी कि हमारे फॉलोवर कितने हैं। उसी तरह टीवी की रेवेन्यू का डिवीज़न उसी हिसाब से तय होता है, जिस हिसाब से उसकी टीआरपी टीआरपी है। अगर वो टीआरपी में आगे निकल गया तो जाहिर है उस महीने की या उस क्वार्टर में उसको इतना विज्ञापन आएगा कि अथाह विज्ञापन हो जाएगा। टीआरपी घट गई तो विज्ञापन घट जाएगा। अब टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों के इमोशन से खिलवाड़ करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है। आप कोई जी सीरियस खबर लगाएँ, कोई डेवलपमेंटल खबर लगाएँ, कोई ऐसी सूचना दें जो जेन्युइन हो, तो आपको कहा जाएगा कि आप अरे ये तो बिके हुए हैं। लेकिन उसी को सनसनीखेज बना दें, उसी का भयावह जी चित्रण कर दें, अतिशयोक्ति कर दें, तो वो जो लोग पढ़ेंगे उनमें 2 तरह के ख्याल आएँगे। एक जो उसको उसकी जानता है उस खबर को, वो कहेगा क्या वाहियात खबर है, ये तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। एक वो जो जी नहीं जानता है वो कहेगा अरे क्या ये तो भई बड़े साहस के साथ खबर लिख दी। तो ऐसी जी स्थिति में उस पत्रकार का नैतिक दायित्व कोई नहीं होता। दूसरा, वो संपादक जैसी संस्थाएँ अब नष्ट हो रही हैं, संपादक का कोई रोल नहीं रह गया। जब संपादक का रोल नहीं रह गया तो खबर को चेक कौन करेगा? खबर के फैक्ट चेक करने का काम किसका होगा? मैंने कहा ना पहले एक बड़ा लेवल होता था, संपादक ऊपर जी बैठा है, न्यूज़ एडिटर होता था, न्यूज़ एडिटर नीचे डिप्टी न्यूज़ एडिटर है, चीफ सब हैं, सीनियर सब हैं, सब एडिटर हैं। सब रिपोर्टर की काफ़ी ऊपर तक जाती थी और ओके होती थी। अब ऐसा जी कुछ भी नहीं रह गया है, तो कुछ भी खबर चली जाएगी। रिपोर्टर ने कोई भी सनसनीखेज खबर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने को संपादक की नज़रों में ऊँचा बढ़ाने के लिए ऐसी खबर बता दी, जिसमें कुछ दम ही नहीं है। चिंगारी निकली और उसने कहा आग लग गई, विस्फोट हो गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो इस जी। तरह की खबरों की टीआरपी बढ़ाने के लिए सनसनीखेज बनाया जा रहा, ये भी पत्रकारिता की विश्वसनीयता को चौपट कर रहा है। जी। तो अब जैसे नए जर्नलिस्ट जो आ रहे हैं, तो वो भी इसी में खो जाएँगे कहीं न कहीं। तो उनके प्रति मतलब किस तरह से आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, समाज में सीरियस जब लोगों की कमी नहीं होती। हरदम जी, लोगों के अंदर एक ये इच्छा होती है कि वो कुछ ऐसा काम करे जिसके कारण समाज का भला हो। ऐसा नहीं कि सारे जी, लोग डूब चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अभी भी हो सकता है। पर दिक्कत ये है कि उनकी प्रतिष्ठा नहीं उनको नहीं मिलती, वो चाहते हैं लड़ना, तब फिर वो डिजिटल मीडिया का सहारा लेते हैं। अब डिजिटल मीडिया की आपने बताया ना उसकी पहचान कैसे बनेगी? पहचान जी, बनने में बहुत समय लगता है, और फिर ऐसे लोगों को पैसा कहाँ से आएगा? रेवेन्यू जुटाने में कितना पैसा चाहिए? अभी कोई व्यक्तिगत जी, तौर पे कोई भी अपना डिजिटल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म खड़ा करता है, यूट्यूब बनाता है और उसमें कोई सनसनीखेज खबर नहीं देता, सिवाय फैक्ट रखता है। तो क्या अब मार्केट में उसका ये संस्थान चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा।
जी, और वो बिल्कुल। चाहते हुए भी, उसके अंदर लड़ने की इच्छा शक्ति चाहते हुए भी, वो बेचारा यहाँ से ऊब जाता है और सोचता है कोई और नौकरी कर लो, छोड़ो इस मीडिया को, इससे तो अच्छा जी, पीआर नौकरी कर लें। तो भविष्य में जो दिख रहा है, मुझे भी दिखता है कि शायद नेताओं की ही पीआर का काम करने वाले, उनका ट्विटर हैंडल करने वाले, उनका फेसबुक हैंडल करने वाले लोग रह जाएँगे, वही अपने को पत्रकार कहेंगे। जो असली पत्रकार हैं, जो लेखक हैं, जो लिखना चाहते हैं, वो धीरे-धीरे डूबते जाएँगे। क्योंकि उनको ये भी लगता है वहाँ पैसा भी नहीं है, पता लगा संस्थान पैसा भी नहीं देता, उसके बाद वो हम इतना लिखें और पैसा भी ना मिले। हमने तो उसको पेशा बना लिया है और जब पैसा नहीं मिलेगा तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। तो या तो वो उसी धारा में शामिल हो जाएगा कि जो नेता लोग चाहते हैं, जिनके साथ जहाँ पैसा मिलता है, उनका पीआर देखने लगे, या फिर कोई और नौकरी जी। तलाशेगा। तो पत्रकारिता का एक तो संकट तो है। तो यही बात है कि कहीं न कहीं वही पावर और पैसे के पीछे ही आज पत्रकारिता भी धूमिल होती जा रही है, जो उसका सही जो एक नैतिक कर्तव्य था, वो धूमिल हो रहा है। देखिए, नैतिक अनैतिक कर्तव्य जैसी तो बातें बेमानी होती हैं। असली बात तो ये है कि अच्छा। सर्वे, एक संस्कृत में श्लोक है कि सर्वे धर्मा कांचनम आश्रयन्ति, यानी सभी धर्म जो हैं, वो स्वर्ण पर निर्भर करते हैं, सोने पर, धन पर निर्भर करते हैं। धन ना जी, हो, जी। तो आप ना मीडिया संस्थान चला सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हर काम के लिए धन चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सब लोग बेईमान हैं, धन देने वाले भी हैं, अच्छा काम करने के लिए लोग पैसा देने वाले भी लोग भी हैं, पर सवाल ये सर उसके होता है, पीछे भी एक कारण होता है कि हमने कुछ बुरा किया तो चलो एक काम हम अच्छा भी कर दें। ये भी ये भी होता है, इसके पीछे कारण हम लोग है। देना जी, भी चाहते हैं, पर उनके लिए मुश्किल ये है कि वो भी कैसे बताएँ कौन ठीक है। ये बताने में कितना प्रॉब्लम आती है, कितनी समस्या आती है, कौन सही है। जी, अब अगर मान लीजिए मैं दोनों पक्षों के अच्छाई और बुराई लिख देता हूँ, यानी सत्तारूढ़ पार्टी के और विपक्ष के, तो माना जाएगा ये तो ढुलमुल है। अरे ये तो ढुलमुल है, ये तो राज्यसभा में जाना चाहते हैं, जी, इसलिए इस तरह की बातें लिखा करते हैं। अरे सवाल जी, राज्यसभा में जाने का नहीं है, सवाल ये है कि जो सच है, सच ये है कि दोनों तरफ झूठ का पर्दा पड़ा हुआ है। कोई उस पर्दे को काट कर बाहर नहीं आना, फाड़ कर बाहर नहीं आना चाहता। और अगर कोई पत्रकार इस तरह के पर्दे को, इस तरह के चीज़ों को साफ दिखाए, ट्रांसपेरेंट कर दे, तो कहा जाएगा ये तो ढुलमुल है। तो जो जी, दोनों तरफ असली लड़ाई तो ये है कि संविधान के 3 खंभे तो बिल्कुल लुंज-पुंज हो चुके हैं, कुछ उनका मतलब नहीं। लेकिन वो जी, संवैधानिक हैं, उनके पास ताकत है। तो पत्रकारिता के इस जी, खंभा अभी का मानना चाहिए बेईमानी है। अब जनता ही जुड़ कर के कोई फैसला करे, वह तय करे कि क्या उसे करना है और उसमें फिर पत्रकार अगुवाई करें, जो इस तरह के लोग हैं, वो किसी तरह के आंदोलन, जन आंदोलनों में जुड़ें, तब हो सकता है कुछ हो, वरना तो कोई सर जैसे निराशाजनक। अभी आपने अभी बोला कि 2 भागों में बँट जाती है, जनता भी 2 भागों में बँट जाती है। तो अगर जनता की आवाज़ वही जैसे पत्रकार जनता की ही आवाज़ है, तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए फिर? अगर वही सत्ता पक्ष और विपक्ष, कोई सत्ता पक्ष के पक्ष में बात करता है, कोई विपक्ष में बात करता है। तो जनता भी जब 2 पार्टों में बँटी हुई है, तो इसको कौन एक धारा से जोड़ेगा? देखिए, ये चीज़ें क्योंकि असली बात सही ये है और कि गलत क्योंकि सिर्फ़ 2 ही चीज़ें नहीं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष। अब जी, जनता ये भी जान चुकी है, ना तो सत्ता पक्ष है, जो आज सत्ता पक्ष है, वो कल विपक्ष हो जाएगा। जो आज विपक्ष है, वो कल सत्ता पक्ष था। तब उन लोगों ने क्या किया था। और फिर इन लोगों के जो सोच है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सोच तो पूंजीपति तय करते हैं। उस सोच में क्या ये कोई हमें पब्लिक को कितना लिबर्टी देंगे, पब्लिक को क्या वो नौकरियां देंगे, क्या वो उसके भरण पोषण के लिए कोई व्यवस्था करेंगे, यानी समाज कल्याण के लिए कोई राजनीतिक दल कितना वायदा कर रहा था, उस आधार पे तो कुछ हो सकता है। ये तब हो सकता है जब दुनिया भर की देशों को जाने, दुनिया भर की व्यवस्थाओं को समझे और तब माने कि जी। ये सरकारें जो हैं, क्यों नहीं हमें हमारा हक दे रही हैं, जो हमारे एक तरह से एक डेमोक्रेसी में जो पब्लिक के हक हैं, वो क्यों मारे जा रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, पब्लिक को खुद आगे बढ़ के आना पड़ेगा, जिसमें ना सत्ता पक्ष हो, ना विपक्ष हो, बल्कि वो हो कि कौन-सा वो दल है, जो पब्लिक के हितों के साथ खड़े हैं। तब ज़ाहिर है जब जन दबाव पड़ेगा तो पत्रकार भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझेंगे और हो सकता है जी। कोई
नया भविष्य आए, लेकिन आएगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आज जैसे अभी आपने बोला, तो आज का जो जर्नलिस्ट है वो तो एक बहुत ही धूमिल कंडीशन में है। उसे पता है कि उसे सही और गलत का भी पता है, लेकिन वो अ, अंधी दौड़ में जा रहा है। नहीं, वो मैंने बताया ना कि वो अंधी दौड़ में जा रहा नहीं जा रहा, उससे ज्यादा जरूरी है कि युग को दौड़ा कौन रहा है उसको, इस अंधी दौड़ के लिए उसे उसकी कौन दौड़ा मजबूरी रहा है। उसको दौड़ा रही है, उसकी मजबूरी उसको दौड़ा रही है। उसकी मजबूरी दौड़ा रही है, वो नौकरी करना चाहता है। वो तो जो बच्चा आज तमाम सारे पत्रकारी संस्थानों से पढ़ के आता है लाखों रुपए खर्च करके, वो नौकरी तलाशेगा। लेकिन नौकरियों में जब देखता है कि जिन उद्देश्यों के लिए वो पत्रकारिता के बारे में सोचा था, वो तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे। यहाँ तो पैसा है। जी। एक तो पैसा ये होता है कि हम अपनी, ठीक है, हमें जो पैसा मिल रहा है, हम चाहेंगे कि हम पैसा, अपने पैसे को, एक ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, हम अपनी शर्तें रखें कि हम खबरों के मामले में प्रोफेशनल रहेंगे। जो भी खबर है हम खबर के तौर पे देंगे। एक दूसरा वो ये तय कर ले कि उसे पैसों के लिए मालिक से लड़ना है, पैसों के लिए किसी और की वंदना नहीं करनी है। अगर हमारा जी। पैसा कम है तो उस मीडिया संस्थान से हम लड़ाई करेंगे। और अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसे फिर पब्लिक से ही पैसा लेना पड़ेगा। उससे ही कहना पड़ेगा, अपील करनी पड़ेगी कि भाई ये मीडिया संस्थान, हम या तो हम भी इसी गोदी मीडिया या राहुल मीडिया में डूब जाएं, या फिर नहीं तो हमें जी। पैसा दीजिए, तब हम कोई एक निष्पक्ष खबर दे सकते हैं, या फिर उसे कुछ और सोचना पड़ेगा। जी। तो सर, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप आम जनता को किस तरह से अपने कुछ शब्द बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे कि वो देखिए आज भी विश्वास करें पत्रकारिता देखिए पर। मीडिया मीडिया का जो दायित्व है वो यही है कि वो किसी तरह से बहुत सारी नाकामियों को पब्लिक के सामने रखें। सरकार की भी नाकामियां हैं, जी। अपोजिशन कहाँ क्या गलती कर रहा है, उस मांग के लिए अपोजिशन क्यों नहीं अड़ रहा जो जनता के हित में है। तो ये सब बातें मीडिया ही बता सकता है और जनता को जागरूक भी कर सकता है। और उसके लिए मीडिया के अंदर, जो मीडिया में आए हुए जर्नलिस्ट हैं, उनके अंदर एक नैतिक साहस होना चाहिए कि वो सच को सच और झूठ को झूठ कह सकें। जब तक वो ये नहीं कह पाएंगे, खुद ही डूबे रहेंगे इस ग्लैमर के माया जाल में, इस झूठी जी। पावर के माया जाल में, पैसे के माया जाल में, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो पत्रकारों को इससे निकल के आना पड़ेगा। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ऐसा समय भी आएगा, लोग महसूस करेंगे। आखिर आजादी के समय ऐसे महसूस लोग तो हुए। सर आज भी होता है, महसूस आज भी करते हैं, सही गलत को समझ जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं बनता कोई। आवाज धीरे धीरे बनेगी, टाइम लगेगा। कभी निराश नहीं होना चाहिए, मैं तो कहूंगा आवाज बनेगी, ऐसा जी। नहीं है ना? बिल्कुल तो आवाज बनेगी। आगे आने वाले जर्नलिस्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से अपने आप को इतना सक्षम करें कि बाहर क्या हो रहा है, पावर क्या आपको करने के लिए कह रही है, आप कैसे सीधे रास्ते, सही रास्ते चलते रहें, तो ताकि उसके लिए आप आगे चल के। भले वो किताबें खरीद कर पढ़ें या लाइब्रेरी में जाकर पढ़ें, दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर की पॉलिटिक्स के बारे में किताबें, दुनिया भर की घटनाओं को समझें, पढ़ें, जानें। किताबों को जितना पढ़ेंगे उतना ही उनके फलक खुलेंगे, वरना उनके दिमाग में सिर्फ पैसा और ग्लैमर छाया रहेगा। तो जो जैसे हम लोग शुरू से ही, जब से मैंने शुरू की, खूब किताबें खरीदते थे, कुछ पढ़ते भी थे, नहीं मिली तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ना शुरू करते। जब मैं दिल्ली आया 1983 में, तो मैंने यहाँ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की ज्वाइन किया, उसको उसकी किताबें लेनी शुरू करी। लाला हरदयाल लाइब्रेरी थी, और भी कई लाइब्रेरी, नेहरू लाइब्रेरी थी। तो लाइब्रेरी हैं, उनसे किताबें लाएं, पढ़ें और दुनिया भर के राजनीति और इतिहास को समझें। और दुनिया में जो दूसरी तरह की पॉलिटी चल रही है, यानी मार्क्सवाद है, जैसे कंजर्वेटिव और लिबरल, यानी एक तरह से उदार उदार कंजर्वेटिव तो वो हो गए जो कट्टरपंथी और दूसरे उदारपंथी। मार्क्सवाद तो जी। उस तरह से अब नहीं आ पा रहा है। तो इन लिबरल क्या चाहते हैं, लिबरल सोसाइटी को कितनी छूट देते हैं और कंजर्वेटिव क्या करते हैं। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, वहाँ कंजर्वेटिव आए, या जैसे ब्रिटेन में तो कंजर्वेटिव है, लेकिन अमेरिका जी। में इस समय लिबरल है, कनाडा में भी लिबरल है। तो वो पार्टियां कैसे जनता के जो नियम कानून और जो उनके जनता के हित के सोशल वेलफेयर के लिए चीजें हैं, उनको यथावत बनाए रखती हैं, उनको खत्म नहीं करती। टैक्स बढ़ाती हैं, दूसरे तरीकों से बढ़ाती हैं, लेकिन कुछ उनके कल्याण के जो कार्य हैं,
जैसे शिक्षा है, ज्यादातर पश्चिमी जी, देशों में शिक्षा 12वीं तक तो मुफ्त है। ये सब सोचना चाहिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या पब्लिक वेलफेयर के दूसरे बेरोजगारी भत्ता है, वृद्धावस्था पेंशन है, इन जो पब्लिक वेलफेयर काम है इन पर जोर देती है, ना कि सरकारें वहाँ की अपना तामझाम दिखाती हैं कि संसद जी, संसद सदस्य को सुविधाएं दी गई। उनको बहुत मामूली सुविधाएं उनको ही मिलती हैं, वेतन मिलता है, लेकिन वो उससे वो कोई वीवीआईपी नहीं बन जाता, वो भी सामान्य जन ही है। आपने सुना जी, होगा जी, पश्चिमी देशों में कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बसों से चलते हैं। तो जब तक हाँ ये जी, नहीं जी, यहाँ लोगों के मन में आएगा, लोगों के अंदर ये विचार नहीं उठेगा कि हमें एक सच्ची डेमोक्रेसी लानी है या रूस की चीन की तरह की जो तानाशाही चल रही है उन देशों में, उस तरह की तानाशाही को सपोर्ट करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। और हिंदुस्तान में तानाशाही और लिबरल दोनों सरकारें रही हैं। ऐसे नहीं है कि जी, कांग्रेस सदैव लिबरल रही है। कांग्रेस समय जी, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। इंदिरा गांधी खुद भी एक तानाशाह थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जी, धीरे-धीरे जो लिबर्टी थी, जो जनता को कल्याण की बातें थी, वो लोग भूलते गए और टैक्स पर टैक्स जी, लगते गए, तमाम महँगाई कितना बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों पर एक पत्रकार को भी जब विचार करेगा एक अपनी शीलता से या संजीदापन से, जी, तभी वो समझ पाएगा कि हमारा नैतिक दायित्व क्या है। जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने पत्रकारिता से जुड़े हुए आम जनता के जो अविश्वसनीयता थी, वो फिर से विश्वास में आ जाए, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया वो हमें समझाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए 10 न्यूज़, जुड़े रहिए ऋचा त्यागी से।